नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा एग्री एग्जाम पर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में समास करवाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक यानी आप सूत्रों का प्रयोग नहीं कर लेते, ट्रिक का प्रयोग नहीं कर लेते, तब तक सफलता अर्जित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है, कहाँ कौन सी तैयारी करें। तो सबसे बेटर तरीका यह होता है कि आप लोग क्यों नहीं सूत्रों को अपना ले। आपके जो भी उदाहरण है उन्हीं को याद रखो, बाद बाकी आपको ये करना है भी कहाँ क्या आ गया तो कौन सा हो जाता है, क्या आ गया तो कौन सा हो जाता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कार्य प्रारंभ करने से पहले मंत्रोच्चारण हो जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है वो है समास है। अब यानी टॉपिक यहाँ पर लिख देते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, समास है। समास, पहले इसका अर्थ समझेंगे। देखो, इसका विच्छेद करते तो समी और धने आस। आस का अर्थ होता है नजदीक, यानी नजदीक, और सम का अर्थ होता है समान रूप से जो नजदीक बिठाए जाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आ जाता है, देखो जैसे आ जाता है माता, ये शब्द अलग है, और फिर लिख देंगे पिता, तो सम यानी समान रूप से बराबर का अधिकार है, इतना ही पिता को है, तो दोनों को आस यानी नजदीक ले लिए। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। तो यानी समास की सीधी परिभाषा क्या हो जाती है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि समास में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो देखो, सम तो हो गया उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के पहले लगाए जाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लगकर अर्थ में परिवर्तन, उसे उपसर्ग कहते हैं। उप का अर्थ होता है नजदीक, और आस प्रत्यय, आस का अर्थ क्या होता है, नजदीक। सम का यानी समान रूप से जो एकदम नजदीक जोड़ दिए जाते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को। दोस्तों, परिभाषा पे बहुत अंतर है। अगर ये दे दिया, अगर भाई दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों दो वर्णों के मेल को तो कहते हैं शब्द कहते हैं। क्योंकि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन से क्या बनता है, शब्द। परिभाषा क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर पर निर्भर किया जाता है। तो पूछ लिया दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द। और कह दिया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, अधिक शब्दों के मेल को, इसको कहते हैं दोस्तों वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन जब तक यह नहीं आता कि दो यानी दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को, परस्पर यानी परस्पर नहीं लिखा रहता है, तब तक समास नहीं होता। परस्पर मेल को उसी क्या कहते हैं, मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर होता है। एक बार पुनः ध्यान दो, अगर पूछ लिया दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखो एक तो ये वाला वर्ण होगा माँ, एक होगा ता, तो दो वर्ण है ना। अब इसमें क्या क्या जुड़े हुए हैं, स्वर भी और व्यंजन में। मैं है, मैं में क्या मिला हुआ है, आ, और इसके बाद में तय, तय में क्या मिला हुआ है, आ। तो देखो ये तो स्वर है, ये तो स्वर है, और ये व्यंजन है। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब परिभाषा पर निर्भर, भाई दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, क्योंकि ये शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है।
जैसे राम दूध पीता है, इसमें कितने शब्द है? राम एक शब्द होगा, दूध दो हो गया, पीता तीन हो गया, है चार हो गए, चार शब्दों के मिलके ऐसे राम दूध पीता है, ऐसे इस प्रकार से बन गए। लेकिन क्वेश्चन यानी समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को, जब तक परस्पर का मतलब होता है आपस में नजदीक नहीं बिठा देते हैं तब तक समास का निर्माण नहीं होता है। तो बिल्कुल सीधी और सटीक परिभाषा ये होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी। अब यानी जैसे मैं यहां पर यानी फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे अपन यहां पर उदाहरण लिख देते हैं, जैसे लिख दिया दिन रात, जैसे लिख दिया पंच रत्न, जैसे लिख दिया दासी पुत्र, दासी पुत्र, जैसे लिख दिया भरे पेट, जैसे लिख दिया मान लीजिए पीत वस्त्र, जैसे लिख दिया मृग नैनी। ये चलो इसकी जगह लिख देता हूं, दूसरा उदाहरण लिख देता हूं, चंद्र मुख, जैसे लिख देते हैं मान लीजिए लंबोदर, लंबोदर और आदि। ठीक है, अब ये क्या है? समास के उदाहरण है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, समास के उदाहरण हो गया तो समास के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? विग्रह का प्रयोग किया जाता है। विग्रह का, किसका प्रयोग? विग्रह का प्रयोग। विग्रह किसे कहते हैं ये भी परिभाषा नोट कर लीजिए। समास की दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को तो समास कहते हैं। ठीक है, और समास के पदों को अलग अलग करते उन्हें विग्रह कहते हैं। यानी समास के पदों को अलग अलग करते उन्हें विग्रह कहते हैं। अब विग्रह की परिभाषा आप लोगों ने नोट कर ली होगी, तो इनका विग्रह कर देते। जैसे लिख देते हैं यहां पर दिन और रात, दिन और रात। जैसे लिख देते हैं पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का समूह। जैसे दासी का पुत्र, दासी का पुत्र। जैसे लिख देते हैं पेट भर कर, जैसे लिख देते हैं पीला है जो वस्त्र, जैसे लिख देते हैं चंद्रमा जैसा मुख, जैसे लिख देते हैं लंबे पेट वाला, लंबे पेट वाला, ये लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, समास के पदों को अलग अलग करते उन्हें क्या कहते हैं? विग्रह।
ये तो ऊपर वाले थे समास थे, ये इनका अलग अलग रूपांतरित कर दिया गया, अलग अलग रूपांतरित कर दिया गया है। देखो कैसे किया, यानी दिन रात, तो यानी इसका होगा दिन और रात हो गया। पंचरत्न का क्या हो गया, 5 रत्नों का समूह हो गया, ठीक है। और दासी पुत्र का क्या होगा, दासी का पुत्र। और भरपेट का क्या होगा, पेट भर कर। और इसके बाद में इसका हो जाता है पीत वस्त्र का पीला है जो वस्त्रीय विग्रह है। फिर आगा चंद्रमो चंद्रमा जैसा मुख। फिर लंबोदर लंबे पेट वाला, या लंबा है उधर जिसका, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो वैसे आप भी जानते हो कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं दोस्तों, इस सूत्र के माध्यम से मैं गारंटी लेता हूं आप 5 मिनट में पूरे समास याद हो जाएंगे। लेकिन आपका ध्यान देना, जैसे हम बताए वैसे ही आपको याद करना, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कोई चीज हम किसी चीज बार बार मांगते हैं और वो नहीं देता है, जब हम क्या कह देते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई ए बे के तो दे और दे, ये एक वाक्य बना लिया। क्या होगा, अब कह तो दे दे, और पूरे को पूरे 6 समास हो गए। कैसे, ध्यान देना, ऐसे हो जाता है अव्यय भाव, वैसे हो जाता है बहुब्री, कैसे हो जाता है कर्मधारय, तैसे हो जाता है तत्पुरुष, दैसे होगा द्विगु और दैसे होगा द्वंद्व। पूरे को पूरे 6 समास एक ही पल में याद हो गए, क्योंकि वाक्य बना लेते, ट्रिक बना लेते हैं, तो उससे गलती नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहीं रास्ते में आते जाते मत कह देना भी अब का तो दे दे, अन्यथा पिटने का काम भी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बस में बैठते हो तो हमारी माता बहनों के भी ड्यूटी लगती है, और वहां कह दो जाते हुए अब का तो दे दे, मारेगी नहीं वो। जैसे मान लीजिए एग्जाम सेंटर पे कोई मैडम की ड्यूटी आ गई, आप कह दो मैडम अब कहते दे दो। अगर मजाक भी करते हो तो मजाक चेंज कर दो, भाई वो पूछेगी क्या ले रहा है, कह दो पेपर दे दो। या बस वाले पूछते हैं तो कह दो टिकट दे दो। मजाक भी करो तो उससे पहले उपाय सोचना चाहिए, अगर उपाय नहीं सोचेंगे मजाक कर दिया तो खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए आते जाते रास्ते में कभी मत कहना भाई अब कह तो दे दे, अब कह तो दे दे, पूरे के पूरे 6 समास हो गए। ऐसे अव्यभाव, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, कैसे तत्पुरुष, जैसे द्विगु और जैसे द्वंद्व। ये तो आपके एक ही पल में याद हो गए होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ, पक्की बात है ना। वैसे तो मुझे दिख रहे हो कि आप बहुत जहरीले हो, क्यों कि हर व्यक्ति का यही एक रोमांचित होता है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि 4 लाइन और अगर याद रख लेंगे आप लोग, मैं गारंटी लेता हूं पूरे का पूरे याद हो जाएंगे। वो 4 जो पंक्ति है वो मैं पहले बोल देता हूं, ध्यान देना। यानी द्वंद्व में अथवा और छुपे, देखो यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं, पहले लिख ही देता हूं, ऐसे कर देता हूं, है ना। देखो उसके बाद में देखो आपको एक 4 पंक्ति याद रखना है। क्या याद रखना है कि द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है। जहां कारक चिन्हों का लोप रहे, जहां कारक चिन्हों का लोप रहे,
वहां तत्पुरुष समास कहावत है। उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव रहे, उपसर्ग अव्यय से अव्ययी भाव रहे, कर्मधारय में विशेषण उपमा होवत है। जहां तीसरा अन्य पद प्रधान रहे, वहां बहुव्रीहि समास रहवते है। ये आप लोगों को इतना सा याद रखना है। आप ध्यान देना, देखो द्वंद्व में क्या आता है, अथवा और आता है। जैसे ये आ गया अथवा और आ गया ना। फिर आ जाता है द्विगु में, यानी द्विगु समास होता है, पहला पद संख्या आता है, तो संख्या क्या आ गया, ये पंच आ गया। कितने रत्न है, 5 रत्न है, समझ रहे हो। फिर आ जाता है ऐसे अव्यभाव, ऐसे बहुब्री हो गया ना। द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है। फिर जहां कारक चिन्हों का लोप रहे, वे कौन सा होता है, तत्पुरुष। ये देखो किसका पुत्र है, दासी का, कारक का लोप है ना इसमें, तो ये हो गया का, तत्पुरुष हो गया। फिर आ जाता है उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव, उपसर्ग रह गया अव्यय रह गया, उससे कौन सा होता है, अव्यय भाव। जैसे ये आ गया उपसर्ग आ गया भर, यानी भर, भर क्या है, उपसर्ग, ठीक है। और कर्मधारय में, कर्मधारय जो समास होता है उसमें क्या आता है, तो विशेषण शब्द आएगा या उपमा आएगा। जैसे देखो पीत, पीत क्या है, विशेषण है, वस्त्र संज्ञा, या फिर उपमा यानी तुलना, मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा। फिर जहां तीसरा अन्य पद प्रधान रहेगा, कौन सा था, बहुब्री। लंबोदर कौन है, लंबे पेट वाला, श्री गणेश। कौन है, श्री और गणेश है। ये दोस्तों 4 लाइन याद रख लोगे तो जितने आपको उदाहरण वो आसानी से पहचान जाओगे। इस सूत्र को याद रखना है तो जिंदगी में गारंटी लेता हूं कोई। अब इनका थोड़े थोड़े मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं, देखो कहा कैसा किस प्रकार से ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि अव्यय, ऐसे अव्ययभाव बहुब्री कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व। तो यहाँ आ गया कि द्वंद्व समास में कौन सा, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन और 5 रत्नों का। यहां पर ध्यान दीजिए 100% पहला पद संख्यावाचक होगा। अब संख्यावाचक ऐसा होना चाहिए जो एक से अधिक हो, लेकिन अगर एक ही संख्या है पूरे संसार में तो बहुब्री में आता है। कैसे, जैसे त्रिनेत्र दे दिया, जैसे मान लीजिए त्रिनेत्र दे दिया, जैसे दशानन दे दिया, दशा और नन दे दिया। जैसे मान लीजिए दे देता है कि पंचानन दे दिया, पंचानन कौन है, 5 मुख वाले हनुमान जी।
यानी पूरे संसार में एक का पद होता है तो वो होता है बहुव्रीहि समास, अन्य तीसरा पद होता है। लेकिन नॉर्मल रहते हैं जैसे तिराहा, चौराहा, जैसे पंच फलम, पंच ऐसे पंच रत्न, जैसे नवरात्रि अनेक होती है। तो ऐसे इस प्रकार ध्यान देना। अब देखो एक बार मैं आप लोगों को, जैसे ये तो आप लोगों के होगा, कहाँ कैसा किस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब वर्तमान काल में ये और पूछा जाता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये वाला आपको ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो मैं वो भी आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं, थोड़ा ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाए या फिर बाद में ऐसे वो कर देंगे। देखो अब आपको क्या ध्यान देना है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। यह सूत्र लिख देता हूं, क्या सूत्र लिख देता हूं भी, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये अपन ये लिख देते हैं, यह लिख दिया, ए बे के तो दे दे, ये वाक बन गया। अब क्या तो दे दे, पूरे पूरे हो गए ना। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, ये भी तरीका बता रहा हूं, तरीका कौन से पद में कौन सा प्रधान होता है। ठीक है, जैसे देखो अपन कह देते हैं, जैसे ध्यान देना, यानी अपन किसी से भी कह देते हैं भाई क्या दिक्कत है, किसी से कह देता है ना भाई दिक्कत है, दिक्कत है, ये दिक्कत शब्द लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो दिक्कत से दी से बन गया दिगु, कौन सा बन गया? दिगु। और कैसे बन जाता है? कर्मधार्य, कर्मधार्य। और इसके बाद में तय से बन जाता है तत्पुरुष, कौन सा बन जाता है? तत्पुरुष। अब इसमें कौन सा पद प्रधान हो गए? ध्यान दो, फिर दी आगा, तो इसका मतलब दी से फिर क्या बन जाता है? द्वितीय भी बनता है। तो द्वितीय पद प्रधान होता है। एक तो ये याद रख लो। ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर, अब अपन को 3 समास एक साथ आ गए। कौन कौन से आ गए? देखो द्विगु भी आ गया, कर्मधारय में भी आ गया, तत्पुरुष आ गया। तो 3 का तो टंटा साफ होगा। इन तीनों समासों में द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, कैसे यह भी समझाऊंगा आगे, और लिख देता हूं एक बार। अब फिर आ जाता है, बच गया कौन सा? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होता है द्वंद्व, द्वंद्व में यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, दोनों दोनों पद। इसको उभय भी बोलते हैं। उभय का अर्थ भी होता है दोनों, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, फिर नंबर तीसरा, फिर इसमें आ जाता है यानी बहु और व्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कौन सा होता है? अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। अब कौन सा बच गया? नंबर चौथा बच गया अव्ययी भाव। कौन सा बच गया? अव्ययी भाव, ये बच गया, अव्ययी भाव समास बच गया। तो अव्ययी भाव समास होता है, उसमें कौन सा होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। देखो कितना सरल है, क्या है कि ऐसे पूछा जाएगा कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आप लोगों का क्या ध्यान देना है? देखो 3 समास एक साथ हो गए, कौन कौन से? दी से बनेगा दिगु, कैसे बनेगा? कर्मधारय, तय से बनेगा तत्पुरुष। इन तीनों के तीनों में दी से फिर द्वितीय हो गया, तो कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में कौन सा होगा? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, और अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। कैसे कैसे? चलो यहां आप लोगों को
उदाहरण लिख रहा हूं मैं। देखो द्विगु समास, जैसे आ गया द्विगु, जैसे अपन ने उदाहरण लिखा था पंच रत्न, क्या लिखा था उदाहरण, जैसे यहीं लिख देता हूं पंच रत्न। तो आप ये बताओ इसमें किसके बारे में बताया गया, वो प्रधान होता है। तो पांच के बारे में बताया गया कि रत्नों के बारे में, रत्नों के बारे में बताया गया, भाई क्या चीज है, रत्न है। फिर है भाई कितने, भाई पांच है, तो प्रधान तो ये रत्नों के बारे में बताया गया है। ये चौराहा, चौराहा, ठीक है। तो राह मान्य रास्ता, कितने, चार, तो रास्ते के बारे में बताया गया ना, इसलिए द्वितीय पद देन दूसरा जो शब्द है वो प्रधान होता है, इसको द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। अब कर्मधारय का ले लेते हैं, कर्मधारय में कौन सा होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। कैसे, देखो जैसे आ जाता, मान लीजिए पीते और वस्त्र, यही उदाहरण था। अब बताओ इसमें पीले के बारे में बताया गया कि वस्त्रों के बारे में बताया गया, वस्त्रों के बारे में बताया। अपन ऐसे ही पूछेंगे भाई कैसा है वस्त्र, है भाई पीला है, ये थोड़ी पूछेंगे पीला क्या है, ऐसे थोड़ी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। जैसे श्वेत कमल, भाई कमल कैसा है, श्वेत, ये थोड़े सफेद कमल, नहीं बोलेंगे ना। तो यानी द्वितीय पद प्रधान हो गया ना। फिर आ जाता है, इसका ले लेते हैं तत्पुरुष समास, जैसे आ जाता है मान लीजिए जैसे ऋषि कन्या, जैसे मान लीजिए आ जाता है ध्यान मगन। देखो ये कन्या किसकी है, ऋषि की, ये तो पूछे कन्या कौन की है, फिर लड़का कौन का, ऐसे तो पूछ जाएगा, तो ये द्वितीय पद है ना। जैसे मगन किसमें हो गया है, भाई ध्यान में हो गया। जैसे युद्ध भूमि, ये भूमि क्यों बनाई गई, युद्ध के लिए, ये थोड़ी है भाई युद्ध में भूमि थोड़ी आएगा, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। तो इसलिए द्वितीय पद प्रधान होता है। अब ये तीनों का उदाहरण समझा दिए, अब मैं द्वंद्व का बताता हूं। जैसे द्वंद्व का लिख देते हैं, मान लीजिए हरि हरे, और देखो द्वंद्व समास की एक पहचान होती है, ऐसा योजक चिन्ह आता है, ये योजक, इसको योजक बोलते, जोड़ते। हरि विष्णु, हर यानी महादेव, विष्णु को जितना अधिकार है उतना ही महादेव को अधिकार है। जैसे दाल रोटी, दाल को जितना आदेश, जैसे माता पिता, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, जैसे लड़का लड़की, ऐसे जैसे दाल रोटी दाल बाटी, ठीक है, दोनों को बराबर का अधिकार होता है, इसलिए दोनों पद प्रदान होता है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। माता को उतना अधिकार उतना है पिता को, जितना भाई को अधिकार उतना ही बहन को अधिकार होता है, जितना पति को अधिकार होता है उतना ही पत्नी को अधिकार होता है। आपको ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना है। अब लिख लेते हैं बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है। देखो जैसे आ जाता है यहां पर, देखो जैसे त्रिनेत्रे कौन है, यानी पूरे संसार में एक के बारे में कहा जाता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण बता देता हूं, त्रिनेत्र तीन, जैसे लंबोदर कौन, लंबा है पेड़, जैसे वीणा पाणी कौन है, सरस्वती जी। पूरे संसार में एक का बोध, बहुब्रीहि समास की जगह पे जिसमें कोई वस्तु व्यक्ति संसार में अपनी विशेष विशेषता के लिए प्रसिद्ध हो और जिसके समान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, बहुब्रीहि समास होता है। विग्रह करने पर वाला वाली वाले जिसका जिसकी जिसके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो इसके भी द्विगु समास का होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहां कौन सा होता है, द्विगु समास। कर्मधारय क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमा होता है। चलो इसको समझा देता हूँ, विशेषण विशेष। इसमें अपने उदाहरण वो लिखे थे, कौन कौन से थे, एक तो वो लिखा था पीत वस्त्र था, क्या था देखा, एक तो पीला वस्त्र और चंद्रमा जैसा मुख लिखा था, इन्हीं के बारे में समझा देता हूँ। एक तो लिखा था अपन ने पीत वस्त्र। अब देखो वस्त्र यानी इसमें क्या आता है, कर्मधारय के परिभाषा होते हैं, जिसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमा का बोध हो, कर्मधारय समास होता है। तो इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष, क्या होता है, विशेष, ठीक है। विशेषण का समझ लो या क्या होता है, गुण होता है, और विशेषण क्या होता है, संज्ञा होती है। वो चीज नहीं लेकिन उसका रंग बताया जाता है। देखो संज्ञा क्या है, वस्त्र है। अब इसका
गुण बता दिया भाई, गुण कैसा है भाई, पीला है, ठीक है। फिर दूसरा वाला होता है, ये तो विशेषण विशेष होगा, या फिर आता है उपमा और उपमेय, उपमेय। ये उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना होता है, क्या होता है, तुलना, तुलना। और उपमेय का अर्थ क्या होता है, वही संज्ञा होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे यह उदाहरण अपन ने वो लिखा था चंद्रमुखी, क्या लिखा था, चंद्रमुख लिखा था। अब बताओ मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से। तो मुख तो क्या है, संज्ञा, और चंद्र क्या है, उपमा। भाई मुख जैसे मृग नैने, नेत्र कैसे, मृग जैसे, जैसे कर कमल, हाथ कैसे, कमल जैसे, ऐसे इस प्रकार, समझ रहे हो। अब ध्यान देना, अगर उपमा उपमेय नहीं होता तो गाने नहीं बनते, और गाने नहीं बनते तो लोग डिप्रेशन से मर जाते, ठीक है। तो ऐसे जैसे बोलते हैं ना भाई, तेरी चाल है नागिन जैसी, वो नागिन थोड़ी है, फिर तो अगर नागिन होते तो खा जाते, मर जाता। तो वो उसकी तुलना की गई है, जैसे गाना चलता रहता है ना, तेरी चाल है नागिन जैसी, तेरी चाल है, अगर इस गाने को ऐसे बोल दे जाए कि तेरी चाल है गधी जैसी, कोई सुनेगा क्या, कोई नहीं सुनेगा। जैसे बोल दे भाई तेरे होठ है गुलाब जैसे, हाँ 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 हाँ, सारे सुनेंगे ना। लेकिन कह दीजिए तेरे होठ है ऊंटड़े जैसे, क्या सुन सकते हैं, कोई भी नहीं। तुलना की जाती है, जैसे लड़का क्या है लाखों में हीरा है, जैसे लड़की क्या है एकदम, ये बोल देते ना, इशारा कर देते भाई, इसका मतलब भाई टॉप की है, अच्छा, ठीक है। तो इसको दूसरे से तुलना की जाती है। अब मुख्य कोई चंद्रमा का थोड़ी कोई, लेकिन तुलना कर दे, तुलना कर देते व्यक्ति सामने वाला जल्दी समझ जाता है, ठीक है। तो ये आता है ऐसे। और तत्पुरुष समास में जितने भी जो कारक होते हैं दोस्तों, उन सभी के कारक को चिन्हों का लोप किए जाते हैं। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं किए जाते। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की री नानी अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे हो। तो संबोधन और कर्ता का प्रयोग नहीं होता, 6 कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। जैसे युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि, जैसे आ जाता है क्या नाम से, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है, जैसे आ जाता है ऐसे। तो अब यहाँ पर देखो बहुब्री समास पूरे संसार में एक का बोध होता है। जैसे नीलकंठ कौन है, महादेव जी। पंचानन कौन है, हनुमान जी। चतुरानन कौन है, ब्रह्मा जी, ठीक है। और ऐसे जैसे षडानन कौन है, कार्तिक जी। तो ये पूरे संसार में एक का बोध होता है, वहां बहुब्री और वहां अन्य पद प्रदान होता है। फिर अव्ययभाव समास में ध्यान देना, देखिए जितने भी जो उपसर्ग होते हैं ना वो अव्ययभाव में आ जाते हैं, लेकिन 4 उपसर्ग छोड़ देना। कौन कौन से, एक तो का, ये सारे चीज लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, का, कु, सु और दुस, इन उपसर्गों को छोड़ देना। इनके अलावा सारे उपसर्ग अव्ययभाव में आते हैं। ये कहाँ आते हैं, ये कर्मधारय, जैसे का पुरुष, पुरुष कैसा है, काया, गुण बता दिया ना। और इसमें विग्रह करने पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, सम, ता से सी रूपी का प्रयोग, ठीक है, ये कारक का चिन्ह हो गया। तो क्या है, जैसे आ जाता है कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, जैसे सुकन्या, अच्छी है जो कन्या, जैसे दुशासन, बुरा है जो शासन। तो ये क्या होता है, गुण दूसरे से तुलना कर देते हैं। तो वो ये 4 उपसर्गों को छोड़ देना, इनके अलावा सारे उपसर्ग वो अव्ययभाव समास में आ गए। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो ये नहीं प्रथम पद प्रदान होता है। जैसे आ जाता है ना भरपेट, तो भाई पेट भर खा ला भाई, ये थोड़े कहूंगा ऐसे, तो भाई पेट को कैसा भरना है, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे सुकन्या, देखो सुकन्या, अब यहाँ नहीं ऐसे आ जाएगा, जैसे सुंदर है जो कन्या, कन्या का वो बता दिया, गुण बता दिया, इसलिए गुण आ जाते हैं वो कर्मधारय में आ जाते हैं। तो का, कु, सु, दुस उपसर्ग है, उनका प्रयोग कर्मधारय में किया जाता है। इनके अलावा सारे उपसर्ग वो अव्ययभाव समास में किया जाता है। तो ऐसे अगर आप इस प्रकार से नोट कर लोगे दोस्तों, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कहने का मतलब है
कि जब तक हम सूत्रों का प्रयोग नहीं कर लेते इतने व्यक्ति को सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तो ये 4 जो लाइन है इनको आप जरूर याद रख लेना। भाई ऐसे पूछ लिया जाएगा भाई कौन, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे ऐसे पूछा जाता है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो समास का नाम हो गया व्यक्ति का भाई बहुब्री समास है। लेकिन अब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बहुब्री समास में कौन सा पद प्रधान होता है, वो अपने आप होगा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे भाई कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, भाई कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और पूछ लिया गया भाई तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो भाई तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। पूछ लिया गया अगर भाई द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, भाई द्वितीय पद प्रधान होता है। पूछ लिया गया भाई अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, लिख रहा कहीं। पूछ लिया गया अबे द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता पति पत्नी बराबर के जो टक्कर होती है एक दूसरे, और द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, जैसे पति और पत्नी, पति या पत्नी, पति अथवा पत्नी, ऐसे इस प्रकार। तो इनका विग्रह करते जब क्या क्या ध्यान देना है, ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो एक तो आपको ये वाली अब के तो दे दे ऐसे याद रख लेना। इसके अलावा जो 4 पंक्ति मैंने यहां पर लिखी गई थी, कौन सी 4 पंक्ति लिखी गई थी, वो लिखी गई थी ना द्वंद्व में अथवा और छुपे। द्वंद्व में अथवा और छुपी दिग में पहला पद संख्या आवत है, जहाँ कारक चिन्हों का लोप रहे वहां तत्पुरुष समास कहावत है। उपसर्ग अव्य से अव्यभाव रही कर्म धारे में विशेषण उपमा होवत है, विशेषण उपमा होवत है। जहाँ तीसरा पद प्रधान रहे वहाँ बहुव्रीहि समास रहवत है। ऐसे इस प्रकार से याद करोगे तो सफलता मिल जाएगी। जब तक सूत्रों को याद न करो तो धोखा भी खा जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि समाज में जो ट्रिक बताए जा रहे हैं उन्हीं ट्रिकों का पालन करेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा। तो ऐसे इन सूत्रों को याद रख लेंगे तो दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। बस ऐसे इस प्रकार से तो यहाँ पर पूरे के पूरे के कौन से पद में कौन सा पद प्रदान होता है और कौन से वाले में कौन सा पद प्रदान होता है पूरे आपके सामने लिखे हुए हैं। और अगर इन लिखे हुए का पालन करते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है और पूरा का पूरा आपके याद भी हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये विग्रह किसे कहते हैं, समास के पदों को अलग अलग करते हुए विग्रह कहते हैं। समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर विरोध को समास कहते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से याद रख लेना। तो अब इनका हम एक्सप्लेन एक एक का बारीकी से फिर आपको सब कुछ लिखवाएंगे। कहने का मतलब एक सार गर्भित ट्रिक मैंने जो आपको ये 1 घंटे की जो ये पढ़ाया है पूरा का पूरा, इसमें जितने भी उदाहरण है आज ही आप अगर इसको पेपर कोई भी पहले आया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो आसानी से पेपर को क्लियर कर दोगे। कैसे कैसे क्लियर कर देंगे, ये जो सूत्र लिखवाए इन सूत्रों से प्रयोग करते रहना। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है या तो समास का नाम पूछे जाता है कौन से में कौन सा समास है, या फिर विग्रह करवाया जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कौन से में कौन सा पद प्रधान होता है। अगर इन चीजों को हम याद रख लेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों इनको अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हमारे सामने बड़ी समस्या हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है।
तो ऐसे कर देते। अब यानी यहाँ पर नंबर 1 प्रारंभ कर देता हूं अव्ययभाव समास। कहाँ, कैसा, किस प्रकार से? तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, या तो इसको थोड़ा छोटे रूप में कर देता हूं, और ये ऐसे इस प्रकार से कर दिया। अब यानी समास, ठीक है। तो अब क्या, तो दे दे पूरे के पूरे उसी से चलेंगे। तो पहला वाला का नाम क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा हो जाती है जिसमें प्रथम पद उपसर्ग ऑब्लिक अव्यय हो, और प्रथम पद प्रधान हो, वह अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है। अब दोस्तों एक नोट और कर देता हूं, NOT, नोट। इस समास में का, हु, दुस, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। इन उपसर्गों का प्रयोग, इन उपसर्गों का प्रयोग कर्मधारय समास में होता है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट तो ये लो। दूसरा देखो, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, ये संख्याएं उन उपसर्ग होने के कारण अव्ययी भाव समास में आती है। ठीक है दोस्तों, अब लिख देते हैं जैसे, जैसे देखो, जैसे जीवन, विग्रह हो गया जीवन
पर्यंत, जैसे नालायक, तो बिना लायक, जैसे प्रति फल, तो हो गया प्रत्येक फल। जैसे आ जाता है यथा नो रूप, यथा नो रूप, तो रूप के अनुसार, जैसे आ जाता है रातों रात, तो हो जाता है प्रत्येक रात। जैसे आ जाता है हाथों देखो समझा देता हूं पहले। देखो आप बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जो याद है वही ध्यान देना। यह क्या ध्यान देना है, चलो एक उदाहरण लिख देता हूं। जैसे घरे घर, तो क्या हो गया प्रत्येक घर। जैसे जन जन, तो क्या हो गया प्रत्येक। देखो अब वहां में क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों। जो पहला पद होता है इस समास में प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है प्रधान होता है, उपसर्ग आ जाते हैं और चार उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन कौन से, का, कु, सु और दुस। और यह संख्या 19 उन उपसर्ग आ गया, 29, 39, 49, 59, 69, 79। अगर इनके अलावा संख्या हो तो वो दोस्तों किस में आ जाते हैं द्वंद्व समास में। जैसे आगे मान लीजिए 12 है तो 10 और 2 12 है। जैसे 55 तो 50 और 5 द्वंद्व का करवाएंगे जब लिखवाएंगे उदाहरणों को। जिसे पहले इसमें क्या क्या नोट है उनको आपको याद रखना है। अब देखो इसमें दोस्तों क्या आ गया, इसमें आ तो देखो उपसर्ग है और जीवन क्या है संज्ञा है, ठीक है। अब यहां पर देखो ना उपसर्ग है, लायक क्या है संज्ञा है, ठीक है। प्रति उपसर्ग है फल संज्ञा है, यथा उपसर्ग है अनुरूप संज्ञा है। अब इसमें देखो रातो रा उपसर्ग नहीं है ना, तो हमको क्या ध्यान देना है, जो आगे वाला शब्द है उसी से पीछे वाला शब्द बना है। भाई इस रात से तो रातों बना, इस घर से तो घर बना, ये तो ये तो क्या कि उपसर्ग नहीं है, तो इनको क्या माना जाएगा अव्यय माना जाएगा। क्या माना जाएगा अव्यय। अव्यय का अर्थ समझ लो, जिनका लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होता उन्हें कहते हैं अव्यय। अब यहां देखो जैसे मान लीजिए अपन जैसे घर घर निमंत्रण देते हैं, जैसे कोई फंक्शन है पूरे गांव को जमाने, तो यही कहेंगे मैं घर घर चून का नौता दिया, तो समझ जाएगा भाई सारे गांव में पूरे घरों में देना है। अपने आप अजय भी प्रत्येक घर में दिया। जैसे गली गली में सौरा रहता है, एक गली में प्रत्येक गली में, जैसे जन जन की पुकार है सभी लोगों के प्रत्येक लोगों में, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या उपसर्ग तो नहीं है, लेकिन ये क्या है ये वाला अव्यय माना जाएगा। इसका अर्थ एक होगा प्रत्येक, प्रत्येक भाई गली गली। जैसे मैं कहता लड़के लड़के खड़े हो जाओ तो प्रत्येक लड़के होगा ना, लेकिन बोले लड़के लड़की तो अलग अलग होगा ना, तो लड़के और लड़की हो गए। तो ये तो द्वंद्व समास में एक दूसरे का विलोम आ जाता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं ऐसे। तो आपको इसमें कौन कौन से, एक तो ये याद रख लेना 2 पॉइंटों को, इस समास में का को सु दुस उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, इन उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है कर्मधारय समास में होता है, बताया था ना। और ये संख्या आ जाती है कहीं पर भी,
तो वो हमेशा अव्ययभाव समास में होता है। और देखो अब इसमें उपसर्ग नहीं है तो ये क्या है, अव्यय माना जाएगा। रात तो संज्ञा है ना, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग अव्यय हो, द्वितीय पद संज्ञा हो। इसको और ऐसे भी कर सकते, देखो ये था ना, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो तथा द्वितीय पद संज्ञा हो। चलो और लिख लेता हूं इधर को, हो तथा, चलो चेंज कर देते हैं, तथा द्वितीय पद संज्ञा हो, वह अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है, वह अव्ययभाव समास होता है। वह अव्ययभाव समास होता है। चलो इतना और जोड़ दो, द्वितीय पद संज्ञा हो वह, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा हो। और ऐसे पूछ ले कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। आपको लिखवा ही दिया था, प्रथम पद क्या होता है, ये प्रधान होता है, लिख दिया ना। इसमें क्या होगा, प्रथम पद प्रधान होता है। पूछ लिया तो ट्रिक में भी तो बता दिया था। तो ऐसे इस प्रकार से ध्यान रखिए। अब इसमें सारे उपसर्गों का प्रयोग, केवल 4 उपसर्ग छोड़ दो, उसके अलावा सारे उपसर्ग आ जाते हैं। जो उपसर्ग नहीं होता अव्यय आते हैं, अव्यय में क्या होगा, उसी शब्द से बनेगा। जैसे जन शब्द से ये बना, अब इसमें रात से बना, जैसे दिनों दिने, जैसे दिनों दिने, तो ये दिन है ना, उसी से बना दिनों। जैसे लिख दिया दिनों और दिन, तो दिन से ही तो बना, तो दिन संज्ञा है ये, और ये अव्यय माना जाएगा। ये तो अव्यय हो गया और ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, और इसमें ये आ तो क्या है, उपसर्ग है, और ये जीवन क्या है, ये संज्ञा है। ये क्या हो गया, ये संज्ञा। कैसे भी किसी प्रकार से पूछा जाता है तो ऐसे इस प्रकार से बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आज आप लोगों को ट्रिक और एक करवाया है। अब जो आगे से समास है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट करके और हमको भेज सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाया वो आप लोगों के आगे होगा। जितना हम जानते हैं दोस्तों वो आपको पूरी कोशिश करते हैं। देखो दवाई और भोजन खुद को लेनी पड़ती है, मार्गदर्शन टीचर के सानिध्य में रहता है, उसको पता होता है कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते। तो आप मेहनत करोगे 100% सक्सेस हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो बिना परिश्रम कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना, हर जगह मौजूद है पर दिखता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मेहनत करते रहो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो अब हम आप लोगों से इजाजत लेते हैं, तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।